नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नियंत्रित करना चाहती है। आखिर इसमें संशोधन के विवादित मसौदे का इतना विरोध क्यों हुआ? क्यों बीजेपी के सांसद ही इसके खिलाफ खड़े हो गए? दरअसल इस मसौदा विधेयक का इतना विरोध हुआ है कि इसे वापस लेना पड़ा। आपको बता दें कि बार काउंसिल कानून में संशोधन करने की केंद्र की कोशिशों को झटका लगा है। केंद्र ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए मसौदा विधेयक को सार्वजनिक किया था। इस मसौदे के अनुसार बार काउंसिल में भी सरकार द्वारा सदस्य नियुक्त किए जाने, काउंसिल को निर्देश देने, काम के बहिष्कार के रूप में वकीलों के विरोध पर पाबंदी लगाने जैसे उपाय किए गए थे। केंद्र के इस रवैये को बार काउंसिल के काम में दखल देने के रूप में देखा गया और इसका जमकर विरोध हुआ। केंद्र के इस मसौदा विधेयक पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो आपत्ति जताई ही, वकीलों ने हड़ताल भी की। इस मसौदे पर कितना विवाद हुआ, यह इससे समझा जा सकता है कि विधेयक को 28 फरवरी तक परामर्श व आपत्तियों के लिए खुला रखा गया था, लेकिन इससे पहले ही इसे वापस लेना पड़ा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के एक बयान पर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि निशांत भाई हैं हमारे, हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें। दरअसल आपको बता दें कि निशांत कुमार ने कहा था कि उनके पिता नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, उन्होंने बिहार के लिए कई काम किए हैं, इसीलिए बिहार की जनता उनको वोट दे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता नीतीश कुमार के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, जिस प्रकार से लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को केंद्र से 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिलवाया, 4 रेलवे के कारखाने दिलवाए। लालू जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि निशांत जी को सोचना पड़ेगा कि उनके पिताजी के साथ आज जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या नरेंद्र मोदी जी हो या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया है, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे कि स्वस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे। तो जो लोग नीतीश जी के साथ आज खड़े हैं, उन पर उनकी क्या राय है? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने भी जवाब दिया है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी की डूबती नैया को पार लगाने में तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव से एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद जनता कर रही थी, लेकिन बार बार नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत प्रहार करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया है कि उनके पास राज्य को देने के लिए कुछ नहीं है। जेडीयू नेता ने कहा कि राजनीतिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन घटिया और व्यक्तिगत आरोपों के बल पर कोई किसी का राजनीति में विकल्प बन सकता है, तो यह सोचना भी हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि 2010 से बेहतर हालत आज एनडीए की है। अगर 225 का लक्ष्य हमने रखा है तो निसंदेह आरजेडी के लिए एक एक सीट बिहार में जीत पाना असंभव सा दिख रहा है। इसी बौखलाहट की वजह से उनके बोल बिगड़ रहे हैं भारत में चुनावों के लिए कथित तौर पर यूएसएड से मिलने वाली आर्थिक मदद पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख दोहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत में उच्च टैरिफ को लेकर अमेरिका का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत को उसके चुनावों में मदद करने के लिए $18 मिलियन दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों ना हम पुराने पेपर बैलेट का इस्तेमाल करें और उन्हें अपने चुनावों में मदद करने दें। हम भारत को चुनावों के लिए पैसे दे रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत में लगने वाले टैरिफ को लेकर कहा कि वे हमारा बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। हम दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक हैं। हम कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, उनके पास 200% टैरिफ है और फिर हम उन्हें उनके चुनाव में मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वॉशिंगटन डीसी में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया में लेफ्टिस्ट लीडर्स पर निशाना साधते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारी सरकार
इटली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थान दिलाने के लिए बिना थके काम कर रही है। हम दुनिया में हमारी भूमिका को एक बार फिर वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए इटली को बेहतर और आधुनिक बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसे इटली का निर्माण करना है जो एक बार फिर दुनिया को चौंका दे। मेलोनी ने आगे कहा कि ट्रंप की जीत से लेफ्ट नर्वस है। लेफ्ट की चिड़चिड़ाहट अब उन्माद में बदल चुकी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कंजर्वेटिव्स जीत रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि कंजर्वेटिव्स अब वैश्विक स्तर पर एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 90 के दौर में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने ग्लोबल लेफ्टिस्ट लिबरल नेटवर्क बनाया था तो उनको स्टेट्समैन कहा गया था, और आज जब ट्रंप, मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलाए या फिर मोदी बात करते हैं तो उनको लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। यह दोहरे मापदंड है और हमें उनकी आदत पड़ चुकी है। अच्छी खबर यह है कि लोग अब उनके झूठों पर यकीन नहीं करते हैं। नागरिक हमारे लिए वोट कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को शनिवार दोपहर एक मेल मिला जिसमें कहा गया है कि पिछले सप्ताह आपने जो काम पूरे किए हैं उनकी सूची बनाएं या इस्तीफा दें। आपको बता दें कि एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल प्राप्त होगा। इसका मकसद यह जानना है कि उन्होंने पिछले सप्ताह कौन से काम पूरे किए हैं। मस्क ने लिखा था कि अगर आप इस ईमेल का जवाब देने में असफल रहते हैं तो इसे आपका इस्तीफा समझा जाएगा। दरअसल एलन मस्क अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व कर रहे हैं और इस विभाग का मकसद अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से हुई वार्ता को सकारात्मक बताया है। किसानों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उनकी बातचीत अच्छी रही। अब किसानों से उनकी अगली बैठक 19 मार्च को होनी है। किसान संगठनों और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद चौहान ने पत्रकारों से कहा कि दोनों किसान संगठनों से बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। किसान कल्याण के सारे कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है उन्हें बातचीत में शामिल किया गया। हमने किसान नेताओं की बातों को ध्यान से सुना है। अच्छी चर्चा हुई है। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और अगली बैठक 19 मार्च को यही चंडीगढ़ में होगी। आपको बता दें कि किसान बीते साल फरवरी महीने से एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय टीम और किसान यूनियनों के बीच बैठक पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि बैठक, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल हुए, शाम 6:45 पर शुरू हुई और 3 घंटे तक जारी रही। पूरी बैठक एमएसपी गारंटी कानून पर हुई। केंद्रीय टीम ने अपने विचार प्रस्तुत किए। हमने बातचीत जारी रखने का फैसला किया है और अगले दौर की चर्चा 19 मार्च को होगी। वहीं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में 3 घंटे तक चर्चा हुई। हमने एमएसपी गारंटी कानून के बारे में विस्तृत तथ्य प्रस्तुत किए जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसका लक्ष्य 23 फसलों के लिए 100% एमएसपी खरीद है। मंत्रियों ने हमारे डेटा की पूरी कॉपी मांगी और अपने विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा का वादा किया। अगली बैठक 19 मार्च को होनी है। हमने किसानों के लिए नकारात्मक बाजार समर्थन मूल्य के बारे में भी तथ्य प्रस्तुत किए। हमने आज इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और अगले सप्ताह के भीतर हम केंद्र सरकार को सभी तथ्य और दस्तावेज भेज देंगे। देश में कुछ गतिविधियों के लिए यूएसएड द्वारा वित्त पोषण को लेकर उठे विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन के लोगों द्वारा दी गई जानकारी चिंताजनक है और सरकार इस पर विचार कर रही है। जयशंकर ने यह भी कहा कि यूएसएड को भारत में सद्भावना के साथ सद्भावनापूर्ण गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी और अमेरिका से सुझाव मिल रहे हैं कि ऐसी गतिविधियां हैं जो दुर्भावनापूर्ण हैं। इसीलिए इस पर निश्चित रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है और अगर इसमें कुछ है तो मुझे लगता है कि देश को पता होना चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में कौन लोग शामिल हैं। तेलंगाना में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कनाल सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रविवार सुबह 3 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले टनल से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। हालांकि सुरंग में मजदूर वास्तव में किस हिस्से में फंसे हैं यह अभी तक पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में शनिवार सुबह 8:30 बजे एसएलपीसी टनल में एक बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए जबकि 8 लोग
सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। बचाव कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। इनमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में एक सुरंग का हिस्सा ढह जाने के बाद उसमें फंसे 8 लोगों पर दुख व्यक्त किया और उनकी सुरक्षा की उम्मीद जताई। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि तेलंगाना में सुरंग की छत गिरने की घटना से मैं बहुत व्यथित हूँ। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं सुरंग में फंसे लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। मुझे बताया गया है कि बचाव अभियान जारी है और राज्य सरकार आपदा राहत टीमों के साथ मिलकर खतरे में पड़े लोगों को जल्दी से जल्दी वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के एक नए बयान ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। चीनी शोधकर्ताओं ने कहा है कि चमगादड़ों में एक नए कोरोना वायरस का पता लगाया गया जो कोविड-19 संक्रमण करने वाले SARS-CoV-2 वायरस की तरह काम करता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश करने के लिए SARS-CoV-2 वायरस की तरह ही सेल सरफेस प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद ये चिंता बढ़ गई है कि किसी दिन ये वायरस इंसानों में फैल सकता है। हालांकि चीनी शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये नया वायरस SARS-CoV-2 की तरह आसानी से इंसानी शरीर में प्रवेश नहीं करता। इसराइल ने कहा है कि 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में अनिश्चित काल के लिए देरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के इस कदम को युद्ध विराम प्रक्रिया में एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइल का यह बयान हमास द्वारा 6 बंधकों को रिहा किए जाने के बाद आया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन के कैदियों की रिहाई में अब देरी होगी और यह तब तक होगी जब तक हमास की ओर से अगली बार इस्राएली बंधकों को सौंपे जाने की गारंटी नहीं दी जाती। नेतन्याहू ने हमास पर युद्ध विराम से जुड़े नियमों का लगातार उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि हमास प्रचार पाने के लिए इस्राएली बंधकों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि युद्ध विराम के पहले चरण में इस्राएली बंधकों की रिहाई का एक दौर अभी बाकी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.